हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। आज की क्लास में हम टेट एग्जाम का सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ के 4th टॉपिक आश्रय और परिवार यानी कि शेल्टर एंड फैमिली को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपने एनवायरनमेंट स्टडीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर एनवायरनमेंट स्टडीज़ के पिछले वीडियोज़ और MCQs को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आश्रय और परिवार। आश्रय, जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं, जैसे पक्षी हो गया, तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते, जैसे बंदर हो गया। कुछ जीव मनुष्य के घरों में रहते हैं तो कुछ जीव जंगल में। कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं तो कुछ जीव पानी में। कुछ जीव ज़मीन पर भी रहते हैं और कुछ जीव ज़मीन के नीचे। फिर है जानवरों के आश्रय। पहला है मनुष्यों के घर में रहने वाले जीव। मनुष्यों के घर में रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। फिर दूसरा है जंगल में रहने वाले जीव। जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। इसके बाद है पेड़ पर रहने वाले जीव। पेड़ पर रहने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी इत्यादि। चौथा नंबर है पानी में रहने वाले जीव। पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं? मछली हो गया, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। फिर पांचवा है जमीन पर रहने वाले जीव। जमीन पर कौन कौन से जीव रहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। फिर है जमीन के अंदर रहने वाले जीव। जमीन के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं? चूहा हो गया, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। फिर सातवां है समूह में रहने वाले जीव। कुछ जीव समूह में भी रहते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी, मकड़ी, ततैया, दीमक आदि। फिर है उभयचर। जो जीव पानी में और जमीन पर भी रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे सांप हो गया, मेढक, मगरमच्छ, ये सारे पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, तो इन्हें उभयचर कहते हैं। फिर है पक्षियों के घोंसले। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया कलचिड़ी, पत्थरों के बीच में घोंसला, यानी कि जो कलचिड़ी है वह अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। फिर है कठफोड़वा और बसंत गौरी। पेड़ों के तने में छेद करके। जो कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में जो कठफोड़वा होता है वह पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। इसी प्रकार है जुलाही चिड़िया, जिसे बीवर बर्ड भी कहते हैं। इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला हमेशा इसका नर पक्षी ही बनाता है। इसी तरह हो गया दार्जिन चिड़िया। दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है दार्जिन चिड़िया। फिर कबूतर और गौरैया, यह घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा हो गया, वह पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है।
इसी तरह मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के निचली डालियों में। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है, उसके बाद दूसरा घोंसला बनाती है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है। जिस पेड़ों में खोखले होते हैं या चील के छोड़े हुए घोंसले में या चट्टानों की दरारों में, सुनसान जगहों आदि में गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। फिर है मनुष्यों का आश्रय। मनुष्य का आश्रय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी और दूसरा है अस्थायी। स्थायी आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जैसे जंगल जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय है और घर मनुष्य का स्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहें, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थायी आश्रय है और तंबू या टेंट मनुष्य का अस्थायी आश्रय है। मनुष्य के घरों का रूप समय के साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चा घर बनाता है तो कभी पक्का घर बनाता है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों के द्वारा बनाए जाने वाले घर। इसमें पहला हो गया मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्रायः गांवों में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों की छत में नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगें। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आएं और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। फिर है दूसरा बांस या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है। ये जमीन के 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। भारत के असम जैसे राज्य जहां बारिश ज़्यादा होती है वहां पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। फिर तीसरा है पत्थर या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आएं। ये घर 1 मंजिल होती है या फिर 2 मंजिलें। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं और ऊपर की मंजिल में खुद रहते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। फिर है ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 1 मंजिली भी होती है और बहुमंजिली भी। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़ी बड़ी शहरों में पाई जाती हैं। इसके बाद है बर्फ का घर, जिसे हम इग्लू भी कहते हैं। यह बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। फिर है हाउस बोट।
यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों को छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जैसे खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों यानी कि पर्यटकों के लिए होते हैं। फिर है डोंगे, कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। फिर है टेंट, यह लोगों का अस्थायी निवास है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं टेंट कपड़े के भी बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड ना लगे। लद्दाख की चंगप्पा जनजातियों के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। फिर है हवेली, महल या किले। इनका निर्माण राजा महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई सारे कमरे होते हैं। इनकी छतों में दीवारों, दरवाज़ों और खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इसमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। फिर है परिवार। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं। परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। आकार के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है? इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह परिवार छोटा होता है। और संयुक्त परिवार क्या होता है? इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं। या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। फिर है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 कब हुआ? 1822 में हुआ था, को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग कर पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई सारे अलग अलग गुण पाए जाते हैं। फिर है परिवार में रक्त समूह। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ए, बी, AB और O रक्त समूह। माँ पिता के रक्त समूह के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। ये कुछ रक्त समूह का टेबल है। जैसे अगर माँ और पिता में O रक्त समूह होगा तो बच्चे में भी O रक्त समूह होने के 100% चांस होते हैं। अगर माँ के रक्त समूह O है और पिता का A, तो बच्चे में O और A रक्त समूह होने के 50-50 चांस होते हैं। अगर माँ का O और पिता का B है तो बच्चे में भी रक्त समूह O और B होने में 50-50 चांस होते हैं। अगर माँ का रक्त समूह O है और पिता का AB, तो बच्चे में A और B होने में रक्त समूह होने में 50-50 चांस होते हैं। अगर माँ का A और पिता का A है तो बच्चे में भी A और O के कुछ परसेंट चांस होते हैं, जैसे A के 66% और O के 33% चांस होते हैं। अगर माँ में A और पिता में B रक्त समूह है तो बच्चे में O रक्त समूह होने के लिए 25%,
ए रक्त समूह होने के लिए 25%, AB रक्त समूह होने के लिए 25% और बी रक्त समूह होने के लिए 25% चांस होते हैं। अगर माँ में ए रक्त समूह हो और पिता में AB, तो बच्चे में ए रक्त समूह होने के लिए 33% चांस होते हैं, बी रक्त समूह होने के लिए 33% चांस होते हैं और AB रक्त समूह होने के लिए भी 33% चांस होते हैं। फिर है माँ में अगर बी रक्त समूह है और पिता में भी बी है, तो बच्चे में बी रक्त समूह होने के लिए 66% चांस होते हैं और ओ रक्त समूह होने के लिए 33% चांस होते हैं। अगर माँ में ए रक्त समूह है और पिता का AB, तो बच्चे में ए के लिए 33% चांस होते हैं, AB रक्त समूह के लिए 33% चांस होते हैं और बी रक्त समूह के लिए भी 33% चांस होते हैं। फिर है परिवार के कार्य। पहला है परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है, यहीं से बच्चे की सामाजिकरण का पाठ शुरू होता है। फिर है परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा विकास करेगा। फिर तीसरा है परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। चौथा है परिवार से बच्चे अपने संस्कृति को भी सीखते हैं और पांचवा है परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आज के टॉपिक के MCQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।